नमस्कार साथियों, मैं जेवाज हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिन इतिहास का हमने क्लास लिया था जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है, आप जाकर देख सकते हैं। इतिहास का ये क्लास 8 का ही है, क्लास 8 का इतिहास का बुक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आधुनिक काल में भारत के इतिहास से हमने पढ़ाया था, जिसमें ये टॉपिक आधुनिक काल में भारत के इतिहास में तारीखों का महत्व और विज्ञापन की रुचि का प्रभाव, तारीख क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण, ये सब दोस्तों हमने पढ़ाया था। अब आप लोगों को आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग के बारे में दोस्तों पढ़ाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में वो हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीप को घेरे हुए है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दिखाया है कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है दोस्तों। और उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसका बहुत ऊंचा शिखर है। दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है दोस्तों। तो कुल मिला के हमारा देश जो है प्रायद्वीप है। भारत जो है दोस्तों प्रायद्वीप देश है। प्रायद्वीप वो होता है दोस्तों जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, जिसके तीन ओर जल हो और एक स्थल हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत के तीन ओर जल है और एक और स्थल है, इसलिए ये प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत आज चीन के बाद विश्व का 200 सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32.8 लाख है, जिसमें उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार जो है 3200 किलोमीटर है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ में इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर है। और भारत जनसंख्या में दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है, पहला नंबर पे चीन आता है। अब हम लोग दोस्तों भारत के बारे में ये बता दिया, अब कुछ झारखंड के बारे में देखेंगे दोस्तों। झारखंड राज्य के बारे में, झारखंड 24 जिलों से मिलकर बना है दोस्तों। यह भारत के 28वां राज्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार से है। झारखंड में उत्तरी गोलार्ध में 21.58 इंच से 21 डिग्री से 58 इंच से लगभग 25 डिग्री 18 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है दोस्तों। और यह देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 20 इंच से 87 डिग्री 57 इंच पूर्व के बीच है दोस्तों। ये इंच को मिनट भी बोलते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कि 24 जिला है भारत कुल मिला के झारखंड में, और ये भारत का क्या है 28वां राज्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति निम्न है। भारत उत्तर ध्रुव गोलार्ध से 21.58 इंच से 25 डिग्री 18 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 20 इंच से 87 डिग्री 57 इंच पूर्व स्थित है। झारखंड कुल क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 69,714 वर्ग किलोमीटर है। 14 किलो। तो दोस्तों झारखंड के बारे में अब हम देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल 69,714 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों पूरा मतलब झारखंड का पूरा भारत में 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों झारखंड 15वां राज्य है, 15वां स्थान है भारत में। और यहाँ का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। और झारखंड राज्य में उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। दोस्तों ये भौगोलिक भूभाग है। पहले भारत के बारे में बताया और झारखंड के बारे में बताया। तो झारखंड के बारे में आप फिर से एक बार देख सकते हैं। ये 24 जिला से मिलकर बना है। ये भारत 28वां राज्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 21.58 इंच से 25.18 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और देशांतरी विस्तार दोस्तों 83 डिग्री 20 इंच से 87 डिग्री 57 इंच पूर्व के बीच है। झारखंड कुल क्षेत्रफल 69,714 वर्ग किलोमीटर है और जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों झारखंड 15वां राज्य है और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 463 किलोमीटर है।
झारखंड राज्य के दोस्तों उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है दोस्तों, जिसको यूपी भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हमने भौगोलिक स्थिति देखा भारत का और झारखंड राज्य का। चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या दिया है बुक में। तो ये दोस्तों ये कैसे इसमें यहाँ पे दिया है कि कैसे तय होती है अवधि, या कैसे अवधि को तय करते हैं हम लोग। तो इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों में घटनाएं दर्ज हुई, इन कालखंडों का निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहास की सहमति भी मिल चुकी है। इतिहास के कालखंडों को विभाजित करके हमें इसके केंद्रीय तत्वों को समझने में आसानी होती है, इसलिए इतिहास में किसी प्रवृत्ति या लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा गया। संपूर्ण इतिहास दोस्तों पढ़ना बहुत टफ हो जाता है और बहुत भारी भरकम भी हो जाता है, इसलिए इतिहास को आसानी से पढ़ने के लिए और आसानी से लिपिबद्ध करने के लिए कुछ कालखंडों में डिवाइड किया गया है। जैसे दोस्तों इतिहास ये इतिहास भी 3 कालखंड में है दोस्तों, एक बहुत पुराना, एक मध्य और एक नवीन इतिहास। इस इतिहास की प्रवृत्ति में चार में छोटे छोटे कालखंडों में बांटे गए हैं। लक्षण कुछ विशेषता द्वारा दर्शाए गए हैं। इनमें एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच परिवर्तन के बारे में जानकारी भी मिलती है। जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं। उनकी धारणा थी कि भारत में अंग्रेज के आगमन के पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन और विश्वास का भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इससे आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्था और कानून लागू किया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार जमा लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन का प्रदान किया जाए। उनका मानना था कि भारतीय विकास अंग्रेजों की सहायता से बिना संभव नहीं है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से। तो देखिए दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स, दोस्तों जेम्स। यहाँ देख सकते हैं जेम्स मिल का मानना था, उनका मानना था कि भारत जो है सभी एशियाई देशों से पिछड़ा हुआ देश है दोस्तों। एशियाई देश में यूरोप से पिछड़े हैं। उनका धारणा था कि अंग्रेज के आगमन के बिना यहाँ पे, अंग्रेज के आगमन से पहले यहाँ पे हिंदू मुसलमान तानाशाह आए और शासन किए और बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुँचाए, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। समाज में आर्थिक, जातिगत बंधन और विश्वासों की भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत सभ्यता के मार्ग पर बढ़ सका। दोस्तों जेम्स का मानना था कि भारत में पहले बहुत अंधविश्वास था और भारत जो एशियाई देश जो है भारत, जिसमें भारत जो है यूरोपीय देश से पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ हमेशा धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन, अंधविश्वास का भरमार थी और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो शासक रहे हैं वो हमेशा शोषण करते रहे जनता के और मतलब कभी भी सुखी और संपन्न नहीं रहा भारत, तो उसका ये मानना था। और ये भी मानना था कि जब से ब्रिटिश शासन यहाँ पे आया है तो भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ा है। और ये भी मानता था कि इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, कानून सब जो है मतलब जितना भी सब कुछ है उसी लोग का ही होना चाहिए। उसका मानना था कि भारत में सभ्यता तभी आ सकती है जब यूरोप का शिष्टाचार ले, हम लोग कला ले, संस्था ले, कानून ले, सभी कुछ ले, तभी संभव है। मिल का सुझाव था कि भारत संपूर्ण भूभाग पे अंग्रेजों का अधिकार कर लेना चाहिए, जमा लेना चाहिए, ताकि तभी यहाँ का जनता सुखी और संपन्न रह सकता है। और जो शोषण हुआ दोस्तों अंग्रेज आने के बाद वो तो सबने देखा। तो ये जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, ये हम मानते हैं दोस्तों कि अंग्रेज आने से पहले यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा था, अंधविश्वास था, ये सब था, धार्मिक टकराव था जिस पे अंकुश लगा है कुछ हद तक। लेकिन ये मान लेना दोस्तों कि एकदम पहले बिल्कुल गलत था, जब भी अंग्रेज आएगा तब बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत विचारधारा है दोस्तों। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ कुरीति थी जो अंग्रेज आने पे सुधार हुआ है, जिसका जो हमारे संविधान में भी आत्मसात किया गया है, और जिसका अंधविश्वास का दोस्तों अंधविश्वास और ये सब जो है जातिगत बंधन, ये सब का धार्मिक टकराव, ये सब पे अंकुश लगना चाहिए था, जो लगा। इतिहास लेखन की धारणा इस सत्य पर आधारित थी कि अंग्रेज शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थे। ब्रिटिश प्रशासन ने पहले का युग अंतरकर्मण्य था। क्या इस प्रकार धारणा स्वीकार किया सकता? भारत में किसी भी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान दौर के रूप में बताया जा सकता है। क्या हिंदू दौर और मुसलमान और मुस्लिम युग में हिंदू अस्तित्व नहीं था?
क्या इन दोनों पे कई तरह का धर्म नहीं कर सकते थे? किसी युग में फिर भी इसमें शासकों का धर्म कर सकता है तय करने की आवश्यकता थी। ऐतिहासिक तथ्य में यह प्राचीन भारत में सभी शासकों का धर्म एक नहीं रहा है। सनातन धर्म पद्धति स्वीकार है, फिर महात्मा बुद्ध की नीति ने अपनाया, फिर महावीर जैन धर्म ने अनुपालन किया जी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ये बुक भी उसके विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे बोला कि जब भी हिंदू मुस्लिम शासक रहा है तो सभी धर्म कहीं ना कहीं सब साथ में ही चला है दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। और पहले सनातनी रहा है, फिर जो है बौद्ध धर्म अपनाया गया है, फिर जैन धर्म, फिर मुस्लिम, इस तरह से समय समय पे धर्म परिवर्तन होता रहा है। और दोस्तों और दूसरी बात कि हमेशा से यहाँ जो है सभी लोग मिलकर चले हैं। हिंदू के राज्य में दोस्तों मुस्लिम रहा है और मुस्लिम के राज्य में हिंदू भी रहे। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ये कर दिया गया है, बिल्कुल धर्म परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो जेम्स मिल द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनारे कर भूस इतिहास और भारतीय इतिहास की समानता प्राचीन मध्यम और आधुनिक काल में बांटे गए। जेम्स मिल को का जो है विचारधारा है वो उसको खत्म कर दिया गया और भारत के इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल में बांटे हैं। इन विभाजनों में अपनी समस्याएं हैं। इतिहास से कालखंडों को बांटने का तरीका भी पश्चिमी का देन है। पश्चिम आधुनिक काल में लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है। पश्चिमी देश में दोस्तों ये कालखंड बांटा तो गया, लेकिन इसमें भी कुछ पश्चिमी देश से लिया गया है, जो कि जिसमें लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना गया, जो कि आधुनिक में लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब बहुत पहले से भी होता आ रहा है। विकास से एक दिन में नहीं होता है दोस्तों। इसमें आधुनिकता की ताकतों का तेजी से विकास होता है। मध्यकालीन समाज के बारे में धारणा यह थी कि आधुनिक समाज इन विशेषताओं को यहाँ घोर अभाव है। ये अपने अध्ययन के आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे स्वीकार कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति एहसास का अभाव था। साथ ही आर्थिक विकास और प्रगति दौर भी नहीं था। ज़्यादातर इतिहास ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ज़्यादातर इतिहास जो है ब्रिटिश शासन के दौर को क्या बोलता है दोस्तों? औपनिवेशिक युग। ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो है आधुनिक इतिहास में लोकतंत्र को, विज्ञान को, तर्क, मुक्ति और समानता का युग मानते हैं। लेकिन आधुनिक काल में दोस्तों अंग्रेजों का दौर था, ब्रिटिश दौर था हमारे भारत में, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही सही नहीं था। तो ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं कि आधुनिक काल जो है उसमें स्वतंत्रता था, समानता था, मुक्ति था। ऐसा बिल्कुल नहीं। उस समय हम लोग गुलाम थे और हम लोग का हर प्रकार से हनन हुआ है। तो ये बात पे तो एग्री हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो जो दौर था आधुनिक काल, वो विकास और प्रगति का दौर था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि औपनिवेशिक क्या है। औपनिवेशिक क्या है? औपनिवेश के बारे में दोस्तों जानेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में आप भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किस प्रकार आसानी है नवाब जो गद्दी उतार कर शासन पर कब्जे कर लिया। ये तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कैसे लोग ने कितना तरह का कूटनीति अपना के सभी राजाओं और ऐसे नवाबों को जो है गद्दी से उतार के शासन पे कब्जे जमा लिया। आए थे दोस्तों व्यापारी बन के, लेकिन मालिक बन बैठे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने जैसे ऐसा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने सारे खर्चे की पूर्ति के लिए रास्तों से वसूली की, अपनी आवश्यकता की चीज़ें सस्ती कीमतों पर खरीदा। उन्होंने निर्यात के लिए व्यवसायिक महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया। हम इन सभी प्रयासों का कारण सामाजिक आर्थिक बदलाव करने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में पता समझेंगे। और तो दोस्तों यहाँ पे यही दिया है कि औपनिवेशिकता में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे कि कैसे अंग्रेज जो है आए थे क्या करने दोस्तों? तो आए थे व्यापार करने और घर के पूरा देश को अपना नियंत्रण में ले लिया। यहाँ के अर्थव्यवस्था को, शासन को अपना नियंत्रण में ले लिया और यहाँ के लोगों का पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके सबको दरकिनारे कर दिया। किसी को भी समझने का प्रयास नहीं किया और अपना सारा चीज़ हम लोगों पर थोप दिया। और हमें राजनीतिक संकेत में संस्कृति बताने से अपने से क्या करें। तो जब दोस्तों औपनिवेशिकता क्या है? जब एक देश से दूसरे देश के प्रभाव में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, इसके लिए औपनिवेशिकीकरण कहते हैं।
इतना शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार द्वारा कमजोर देश में शासन करता रहा। दोस्तों यहाँ पे यही दिया है, औपनिवेशिकता मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यटन होता है। जब किसी एक देश से दूसरे देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यटन होता है तो इस प्रक्रिया को दोस्तों औपनिवेशिकता कहते हैं। इसमें शक्तिशाली देश जो है कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। तो जो एक शक्तिशाली देश होता है वो कठपुतली सरकार तो बनाता है, लेकिन वो कठपुतली बनाता है, बनाएगा हम लोग का ही सरकार, लेकिन वो अंग्रेज के हाथ से कठपुतली रहेगा, जो बोलेगा वही करना पड़ेगा गवर्नमेंट को या फिर राजा को। दोस्तों बहुत सारा कठपुतली राजा भी देखा गया है, इस तरह से देश को कमज़ोर बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमने आपको ये पढ़ाया दोस्तों आधुनिक भारत में भूगोल, आधुनिक भारत में भौगोलिक भूभाग पढ़ाया, और इसमें झारखंड भी पढ़ाया दोस्तों, और कैसे तय की गई अवधियाँ, औपनिवेशिकता क्या है, ये पढ़ाया दोस्तों। अब अगले पार्ट में आप लोगों को आधुनिक के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ाएंगे दोस्तों, सर्वेक्षण का प्रचलन पढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों आर्थिक रिकॉर्ड्स है। तो ये लेसन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका फर्स्ट पार्ट जाकर चैनल में जरूर देखिए। आज के वीडियो जो है दोस्तों सेकंड पार्ट है, और एक पार्ट और आएगा दोस्तों जो इसका थर्ड पार्ट होगा, जिसमें ये लेसन कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जानने योग्य तथ्य है, और इसका दोस्तों साथ में क्वेश्चन सॉल्यूशन भी मिलेगा दोस्तों, वो भी सारा चीज़ का, रिक्त स्थान का, सही गलत सारा का उत्तर, ये सभी क्वेश्चन का उत्तर भी मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग जो है चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, और लाइक सब्सक्राइब तो दोस्तों आप कर ही देंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक लाइक और सब्सक्राइब करने से बनाने वालों को मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप जो है इस चैनल का भरपूर उपयोग कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, और साथ में सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो जुड़े रहे दोस्तों इस चैनल से, और लाइक सब्सक्राइब कर दें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट करें। जय हिंद।